हेलो फ्रेंड्स, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, हमारे द्वारा आपको पता होगा कि आपको पॉलिटी कराई जा रही है और पॉलिटी में यह आपकी तीसरी क्लास है। आई होप कि आपने सारी क्लास देख ली होंगी जो जो क्लास हमने कराई, क्योंकि आपको आर्टिकल यहाँ पे बताए जा रहे हैं, अनुच्छेद पढ़ाए जा रहे हैं। और जब तक आप अनुच्छेदों को अच्छे से अपना देख नहीं लेते, पढ़ नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तो वो आपको याद नहीं होंगे। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम आपको मूल अधिकार पढ़ाएंगे। आपको पता होगा मूल अधिकार से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो किसी में भी आपको ये नहीं है कि आपका इस वाले एग्ज़ाम में आएगा, इसमें नहीं आएगा। हर किसी से पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। और क्या होगा कि अगर ये जो मूल अधिकार का जो हम यहाँ आपको टॉपिक लेकर आए हैं, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ ये आपका करंट से भी रिलेट करता है, क्योंकि आपको एक ना एक अनुच्छेद करंट में देखने को मिलता ही रहता है। चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा जो है भाग 3 है और इसमें क्या है, मूल अधिकार है। बात करें मूल अधिकारों को कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं यूएसए से। याद रखना, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकारों को लिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आपका बनता है। आपको पता होना चाहिए कि भाग 3 में मूल अधिकार हैं और मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। मूल अधिकार लिए गए हैं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। पहला देखते हैं अब हमने आपको पहले क्वेश्चन, तो ये है आपका फर्स्ट अनुच्छेद 12। ठीक है, उससे पहले हमने 11 तक आपको क्लास में पढ़ा दिया है। अनुच्छेद 12 देखते हैं कि अनुच्छेद 12 में क्या है कि राज्य की परिभाषा है। ठीक है, राज्य को क्या क्या है, डिफाइन किया गया है, राज्य की परिभाषा को बताया गया है। ठीक है, जैसे भारत सरकार और संसद तथा राज्यों में से क्या है कि प्रत्येक राज्य में क्या है, सरकार और विधानमंडलों के बारे में बताया गया है। ठीक है, और भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन क्या है कि जो सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी होंगे। ठीक है, सभी के बारे में यहाँ पे क्या है, राज्य के बारे में क्या है बताया गया है। तो ये अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा के बारे में, राज्य के बारे में क्या है यहाँ पर बताया गया है। अब जो आगे देखते हैं जो अनुच्छेद 13 है। ठीक है, अनुच्छेद 13 में क्या है कि अनुच्छेद 13 कहता है, अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों से उनका या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। ठीक है, जो मूल अधिकारों से उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां क्या है कि इसमें बताया गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो क्या है, जो अधिकारों को, जो मूल अधिकारों को छीनती है या उन्हें मतलब कम करती है, न्यून करती है। ठीक है, ऐसी कोई विधि राज्य नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों में क्या करती है, उन्हें न्यून करती है या फिर उन्हें छीनती है। तो ये बात बोली गई है अल्पीकरण। ठीक है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, ऐसी कोई विधि राज्य नहीं बनाएगा जो जो मूल अधिकारों को छीनती हैं या उन्हें न्यून करती हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है अनुच्छेद 13 में। अब नेक्स्ट अपना देखते हैं हम। नेक्स्ट है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष क्षमता। ठीक है, विधि के समक्ष क्षमता, ये अनुच्छेद 14 में है, विधि के समक्ष क्षमता। तो ये आप देख लेना, अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद अगर हमारे अच्छे से याद रहते हैं तो अगर किसी भी अनुच्छेद को अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है तो क्या होगा कि आपको अच्छे से वो याद रहता है, तो आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे। तो विधि की समक्ष क्षमता का मतलब है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। क्या है, कानून सबके लिए क्या है, बराबर है। ठीक है, किसी को भी राज्य, जो भारत के राज्य क्षेत्र में रहते हैं, किसी व्यक्ति को क्या है कि विधि के समक्ष क्षमता से या जो विधि बनाई गई हैं उनके समान संरक्षण से क्या करेगा, वंचित नहीं करेगा। तो ये बात बोली गई कितना, अनुच्छेद 14 में ये बात बोली गई कि कानून और विधियां सभी के लिए क्या है, सभी के लिए समान है। ठीक है, अब ये बात आप देख लीजिए कि क्या एक आम नागरिक के लिए और राष्ट्रपति के लिए कानून बराबर है या नहीं है। ठीक है, कमेंट में आपको ये बताना है, डिफाइन करना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 आपको पता होगा, अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी विभेद नहीं किया जाएगा। अब आप रहते हो समाज में, क्या ये बात संविधान में जो बोली गई है क्या ये अप्लाई होती है या नहीं होती है? ठीक है, जो बात बोली गई है, अब देखो जी, अब मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि जो मतलब तैयारी भी नहीं भी कर रहे हैं ना, वो भी मतलब पॉलिटी अपने संविधान को जानने की उनकी इच्छा होनी चाहिए, इच्छुक होने चाहिए वो, कि नहीं उसमें क्या होता है कि हमारे बारे में, क्योंकि जो ये संविधान है ना, ये क्या है कि हमारे बारे में हमें हमें बताता है कि हमारे लिए क्या बनाए गए हैं, हमें अगर हमें कुछ दिक्कत होती है तो हम कहाँ जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है कि सभी को क्या है जाननी चाहिए। जैसे अनुच्छेद 15 है, तो अनुच्छेद 15 बताता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर किसी से भी क्या है विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, बहुत से आज भी ऐसे गांव है जहाँ पर मतलब धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर विभेद किया जाता है स्थानों पर। ठीक है, तो उन्हें अपने जानना चाहिए कि अगर हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है तो हम कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम कि किस किस, जैसे सार्वजनिक कंपनियां हो जाती हैं, ठीक है, दुकान हो जाती हैं, या कोई होटल है, उसमें क्या है, अब हम आप होटल में खाना खाने गए हो तो वहाँ पे किसी के साथ अगर धर्म के आधार पर, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर, ठीक है, विभेद हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 15 में ये बात क्या है बोली गई है। ठीक है, भारत के किसी भी क्या है कि दुकानों या सार्वजनिक जितने भी अपने जो भोजनालय हैं, ठीक है, उन सब में क्या है कि हमें किसी के साथ भी क्या है कि ये विभेद नहीं करना चाहिए। बहुत से क्या होता है, और ऐसा भी होता है जैसे हम कोई भारत सरकार ने कोई स्नान घाट बना दिया है, नलकूप वगैरह लगा दिए, तो वहाँ पे जहाँ पे राज्य सरकार क्या है अपना जो वहाँ पे जो पोषित करती है राज्य सरकार वहाँ पर, तो वहाँ पर भी क्या है ऐसे लोग बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कुओं में या तालाबों में, स्नान घाटों या सड़कों या सार्वजनिक क्या है समागम जो स्थान होते हैं उन पर क्या, वहाँ पर क्या करते विभेद करते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 15 बोलता है, ठीक है, विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 16 क्या कहता है। अनुच्छेद 16 बोलता है कि लोक नियोजनों के विषय में अवसर की समता। ठीक है, जो लोक नियोजन है उस पे क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। अब तो आपको पता होगा अवसर की समता, अगर हम कोई भी फॉर्म भरते हैं, ठीक है, जो राज्य के अधीन किसी पद पर या नियोजन या नियुक्ति से संबंधित जो नियुक्ति होती हैं, विश्व के सभी नागरिकों के लिए क्या है, सभी नागरिकों के लिए अवसर समान है ना। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि इस धर्म के लिए ये वाले ये रूल अप्लाई होंगे, इस धर्म के लिए ये रूल अप्लाई होंगे, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, सभी के लिए क्या है अवसर की समता समान है। सभी जो आप किसी भी सार्वजनिक जो राज्य जो होते हैं, जो राज्य के अधीन किसी कोई भी पद होता है, ठीक है, तो कोई भी पद होता है उसके लिए क्या है सभी के लिए अवसर की क्षमता क्या है समान होती है। धर्म या मूल वंश या लिंग या उद्भव जन्म स्थान के आधार पर उन पर नागरिकों के साथ क्या है कोई भी अपात्रता नहीं होती है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होगा कि ये इस धर्म का तो ये अपात्र है, सभी के लिए क्या है अवसर की क्षमता क्या है समान है सभी के लिए। ठीक है, अब अनुच्छेद देखते हैं हम 17। अनुच्छेद 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, तो अस्पृश्यता का अंत है यानी कि अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी क्या है कि अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत है कि आपको किसी भी, जैसे कि हमने 15 पे मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के वंश के आधार पर क्या है विभेद बताया था, वैसे ही अस्पृश्यता है यानी जैसे छुआछूत होता है कि जैसे बहुत से लोग आपस में करते हैं ना, तो ये अस्पृश्यता का क्या करना है, अनुच्छेद 17 बोलता है कि इसका क्या करना है अंत करना है। ठीक है, अगर आप किसी के साथ ये अस्पृश्यता रखते हो या छुआछूत रखते हो तो क्या होगा, दंडनीय जो विधि बनाई गई है उसके अनुसार क्या होगा, उसके अनुसार आप दंडनीय होंगे। ठीक है, किसी के साथ भी ऐसे छुआछूत नहीं करनी है, तो छुआछूत का क्या करना है, अस्पृश्यता का क्या करना है अंत करना है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना।
वैसे तो ये बहुत कम हो गया है, क्योंकि एजुकेशन ने बहुत चीज़ों को चेंज किया है। शिक्षा, ठीक है, शिक्षा बहुत बड़े स्तर पर, बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों को एक, क्या है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो ऐसे सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं। वैसे अब ये चीज़ें ख़त्म होती आ रही हैं। शिक्षा ने सबको मतलब इक्वल बना दिया है, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या बोलता है कि उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियों का अंत होता है। पहले आपको पता होगी नाइटहुड होगा, जैसे कि बहुत सारी उपाधियां थी जो जो पहले दी जाती थी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अनुच्छेद 18 के तहत क्या होगा कि उनको 18, अनुच्छेद 18 के तहत क्या होगा कि उन उपाधियों का अंत होगा, ठीक है। लेकिन दो क्षेत्रों में उपाधियां दी जा सकती हैं, किसमें, एक तो क्या है, एक तो सेना में बेटा, ठीक है, एक सेना में और एक शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या है, उपाधियां दी जा सकती हैं, ठीक है। बाकी आप किसी भी क्षेत्र में उपाधियां नहीं दी जा सकती। सिर्फ याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि किस क्षेत्र में अगर उपाधियों का अंत हो चुका है तो किस क्षेत्र में सेना, किस क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती हैं, तो याद रखना दो क्षेत्र ऐसे हैं, सेना और शिक्षा, जहाँ पर उपाधियां दी जा सकती हैं। तो ये बात आप याद रखना। अब आते हैं हम अनुच्छेद 19, ठीक है, जो कि बहुत ही करंट का क्या है, मुद्दा है। बहुत ज़्यादा ये क्या रहता है, करंट में रहता है अनुच्छेद, ठीक है। जीने का अधिकार, हमें मरने का अधिकार, हर चीज़ के लिए सब क्या है, खड़े हो जाते हैं, ठीक है। फ़ोन चला रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, सब के लिए क्या है, हमें अधिकार है, ठीक है। कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए ही अनुच्छेद 19, 21 ये क्या है, खड़े हो जाते हैं आकर, ठीक है। तो देखते हैं कि अनुच्छेद क्या कहता है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, वाक्य, ठीक है, वाक स्वतंत्रता आदि विषयों में कुछ अधिकार की संरक्षण। हमें बोलने की क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो बोलते हैं ना बहुत से लोग कि हमें बोलने का अधिकार है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। आप आए दिन आप विरोध प्रदर्शन देखते रहते हैं, ठीक है, यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ हो रहा है, इस चीज़ के लिए खड़े हो गए हैं। तो क्या है कि ये क्या है, अनुच्छेद 19, 21, ठीक है, अनुच्छेद 19 क्या करता है, आपको ये अधिकार देता है, ठीक है। तो बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता ने, ठीक है, आने जाने की, भारत के अंदर संचरण करने की संरक्षण अधिकार, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 19 के तहत ही ये सब चीज़ें हमें मिली है। किसी भी भाग में, राज्य क्षेत्र में बस सकते हैं, आ जा सकते हैं, अपनी आजीविका के लिए क्या कर सकते हैं, व्यापार करने की हमें स्वतंत्रता है, ठीक है। राज्य क्षेत्र में आवास संचरण करने की स्वतंत्रता है। सहकारी समितियां या संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। तो ये क्या है, अनुच्छेद 19 में इन क्या है, 5 बातों का क्या है, बोला गया है, जो हमने अभी आपको बताई थी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की, संगम या समिति बनाने की स्वतंत्रता, आवास संचरण, ठीक है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, भारत के अंदर निवास या बस जाने की स्वतंत्रता, उपजीविका के लिए व्यापार की स्वतंत्रता। तो ये सब चीज़ें क्या है, अनुच्छेद 19 के तहत हमें दी गई है। अनुच्छेद, अगर हम बात करें अनुच्छेद 20 की, अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधी के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। अपराधी के लिए क्या है कि दोष सिद्धि के संबंध में क्या है, संरक्षण। इसमें भी एक दो बातें बोली गई हैं। अनुच्छेद 20 में बोला गया है कि ऐसे मतलब किसी ने अगर कोई अपराध कर दिया है, ठीक है, और वह अपराध की श्रेणी में वो अपराध आता है, उस टाइम पे क्या है, विधि बनाई गई कि ये अपराध है, ठीक है। किसी व्यक्ति ने मानो कि ये अपराध है और कर दिया है, तो वो अनुच्छेद 20 में ये जो बताया है, ठीक है, वो क्या होगा, तब तक वो सिद्ध दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय क्या था, अभी हमने बताया जैसे कि कोई कार्य करने के समय क्या है कि वो जो अपराध है वो आरोपित 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 है, ठीक है, कि ये अपराधी है और इसने ये अपराध किया है तो वो आरोपित है। तो ठीक है, तब तक, लेकिन वो अब तो अपराध में माना जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक अगर उसके लिए कोई विधि नहीं बनी है, वो अपराध और वो कर चुका है, तो ऐसा कोई अपराध क्या है, नहीं माना जा सकता, ठीक है। तो अपराधी के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात बोलता है ये। अब इसमें एक और बात बोली गई है, किसी व्यक्ति को क्या होगा कि एक ही बार अपराध देने के लिए
एक ही बार क्या है, वो एक ही बार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से क्या है, एक बार से अधिक क्या है, दंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक अपराध के लिए आपको क्या होगा कि एक ही व्यक्ति को एक अपराध के लिए आप एक ही बार ही दंडित कर सकते हैं। ये नहीं है कि अब इसने चोरी की, अब इसे ये कर दो वो कर दो। ठीक है, एक अपराध के लिए ही, एक अपराध के लिए सिर्फ दंडित किया जा सकता है एक ही समय में। ठीक है, ऐसा नहीं है, एक ही समय की बातें हैं ये। और तीसरी बात इसमें क्या बोली गई है कि तीसरी बात बोली गई है कि किसी भी अपराधी को क्या है कि किसी भी अपराधी को आप खुद उसे साक्षी मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकती कि तूने अपराध किया है, ये तू ही कबूल करो, कि मतलब मैं ही हूँ अपना साक्षी, मैं ही अपने आप को साक्षी मान कर, ठीक है, साक्षी मानकर ये सब चीज़ें उससे बुलवा लें। ठीक है, तो ऐसा ऐसा करना, ऐसा भी बाध्य नहीं किया जाएगा किसी भी अपराधी को। ठीक है, उसके लिए आपको कोई ना कोई गवाह चाहिए। ठीक है, प्रूफ चाहिए। तो वो ये सब चीज़ें क्या अनुच्छेद 20 में बोली गई हैं। अब बात करें हम अनुच्छेद अनुच्छेद ये अनुच्छेद 21 है। ठीक है, लेकिन गलती से क्या है, ये 20 हो गया है, लेकिन 21 है, ये अनुच्छेद 21 है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बोला गया है कि सभी को क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, सभी को क्या है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। हम सबको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। वो सारे जो अनुच्छेद 19 में जो हमने आपको बताया था, तो ये क्या है कि ये हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। गरिमापूर्ण जीवन जीना क्या है, हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में ये बात बोली गई है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगर बात करें हम अनुच्छेद 22 की, तो क्या है, कुछ दशाओं में बेटा, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, कुछ दशाओं में क्या होगा, गिरफ्तारी और निरोध से क्या होगा, गिरफ्तारी, आपको पता होगा कि ये इसमें जैसे बोला गया है कि जो प्रत्येक व्यक्ति होगा जो गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, जो हमने अभी गिरफ्तार किया है, गिरफ्तारी के समय से लेकर क्या होगा, जो गिरफ्तारी के स्थान से लेकर क्या है कि 24 घंटे उस अगर समय को छोड़ दें हम, जो हमने गिरफ्तारी के स्थान से था, ठीक है, जो गिरफ्तारी के स्थान से था, अगर उसे छोड़कर हम उस समय को छोड़कर क्या करना होगा, हमें मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के सामने गिरफ्तारी को क्या है कि समक्ष क्या है कि पेश किया जाएगा। ठीक है, जो समय मतलब हमने गिरफ्तारी का समय, बीच में जो समय लगाया उसे छोड़कर 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने क्या है, गिरफ्तार को जो भी आरोपी है उसको पेश किया जाएगा। तो ये कुछ दशाओं में क्या है कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 22। बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार की, आर्टिकल 23। ठीक है, बलात्श्रम विरुद्ध अधिकार, आपको पता होगा कि आजकल क्या है कि मतलब मानव के दुर्व्यापार हो रहा है। ठीक है, मानव तस्करी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और बलात्श्रम जो है कि बच्चों पर क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों पर क्या हो रहा है कि उन पे काम कराया जा रहा है, मानव का दुर्व्यापार और क्या हो रहा है मानव पे। ठीक है, मानव मानव की तस्करी की जा रही है, तो उसी के लिए क्या है, उसी के लिए क्या है, अनुच्छेद 23 में बोला गया है कि ये प्रतिषेध करता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को, मानव के दुर्व्यापार पर और बलात्श्रम पर क्या करता है, प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखते हैं आर्टिकल 24 को। आर्टिकल 24 क्या कहता है बच्चे, आर्टिकल 24 कहता है, अनुच्छेद 24 कहता है, कारखाने आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है, जो 14 वर्ष से जो कम उम्र के, 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उन पे क्या होगा,
14 वर्ष के जो 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य नियोजन में ना ही लगाया जाएगा। जैसे आजकल छोटे बच्चों से काम करा रहे हैं, तो वैसा क्या होगा कि ऐसा ऐसा करने पर अनुच्छेद 24 क्या करता है, प्रतिषेध करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को कारखाने या खान में काम करने का, जैसे कि पहले क्या होता था कि पहले सूदखोर होते थे, ठीक है, सूदखोर क्या करते थे, पहले बच्चों से क्या कराते थे, काम कराते थे छोटे छोटे। अपने यहाँ पर क्या है, मजदूर रख ले, बंधुआ मजदूरी आपने सुनी होगी, आप जब पढ़ोगे मेडिवल हिस्ट्री वगैरह तो उसमें मतलब बताया गया, उसमें भी ये सब चीज़ें बंधुआ मजदूरी के बारे में बताया कि देवदासी प्रथा है, जैसे कि ठीक है, देवदासी प्रथा तो अभी भी है, मतलब कहीं राज्य में, एक में मैं नाम भूल रही हूँ, उसमें है देवदासी प्रथा होगी, बंधुआ मजदूरी होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर था ये, कहीं कहीं अभी भी है गाँवों में तो ये सब चीज़ें, लेकिन अनुच्छेद 24 इन सबको ख़त्म करने की, प्रतिषेध करने की बात करता है, ठीक है। ये हो गया आपके अनुच्छेद 24 तक। अनुच्छेद 25 से आगे, ठीक है, हम आपको अगली क्लास में कराएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे, आप कमेंट और लाइक ज़रूर किया कीजिए, ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि मैथ की भी बहुत अच्छी क्लासें चल रही हैं, आशु सर के द्वारा आपको मैथ की क्लास कराई जा रही हैं। आपको आप कोई सा भी हेड कांस्टेबल की स्पेशल बहुत अच्छी क्लास है, तो आपको वो सारी क्लास लेनी चाहिए। और करंट अफेयर्स और पॉलिटी मेरे द्वारा आपको कराया जा रहा है, तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं सब से आएंगे। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।